everyone. Welcome to Plutus IAS guys. A very good evening. Guys, आप लोगों को तो मालूम ही है, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम लोग इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट वीडियोस के फॉर्म में. इस सीरीज में आज सेकंड वीडियो है. लास्ट वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए. उसमें मैंने बात करी थी कि एक्चुअली गवर्नमेंट रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू है क्या, कैपिटल क्या होता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू के टाइप्स या गवर्नमेंट रिसीट्स के टाइप्स. ओके, अब इन टाइप्स में जो पहला टाइप है आज हम उसे डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टाइप है क्या, टैक्स रिसीट्स. टैक्स रिसीट्स किसमें आता है? रेवेन्यू रिसीट के अंडर आता है, जो कि मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था. ठीक है, तो अब मैं आपसे बात करता हूं टैक्स रिसीट्स की. सी गाइस, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि टैक्स रिसीट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. वन इज डायरेक्ट टैक्सेस, अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्सेस. ओके, तो आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले डायरेक्ट टैक्सेस. देखिए, अगर मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूं डायरेक्ट टैक्स के, तो आपका पर्सनल इनकम टैक्स, फिर कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स, उसके बाद आपका कैपिटल गेन टैक्स. ओके, फिर वेल्थ टैक्स एबॉलिश हो चुका है वैसे 2015 में. एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे हैं. खैर, समझिए डायरेक्ट टैक्सेस के साथ क्या सिनेरियो है. पहली चीज तो आप जानते हैं ये रेवेन्यू रिसिट में आते हैं, यानी कि ये आपके रेकरिंग होते हैं, रेपिटेटिव होते हैं, बार बार आपसे लिए जाएंगे और ये आप पर शॉर्ट टर्म के होते हैं, यानी हर एक साल में या एक साल से कम पीरियड में आपसे लिए जाएंगे. इसमें अगर मैं डायरेक्ट टैक्सेस की बात करूं तो इसकी प्रॉपर्टी है डियर कि ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं. अगर मैं इंडिया के हिसाब से बात करूं, ओके, टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. प्रोग्रेसिव इन नेचर का क्या मतलब होता है? देखिए, बेस्ट एग्जांपल है पर्सनल इनकम टैक्स, समझने के लिए आसान पड़ेगा. प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब होता है, अगर आप इंडिया में इनकम टैक्स देखें तो उसके डिफरेंट स्लैब्स हैं, राइट. फॉर एग्जांपल, जो न्यू रेजीम आई है, अकॉर्डिंग टू इट, इफ यू आर अर्निंग 12,75,000 एनुअली, एक साल में अगर आपकी इनकम 12,75,000 है, आप जॉब कर रहे हैं, तो आप टैक्स स्लैब के बाहर हैं. आपको टैक्स देने की, कौन सा टैक्स, इनकम टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है. गेटिंग माय पॉइंट. उसके बाद फिर आगे क्लासिफिकेशन है कि अगर आप इतना कमाते हैं तो आप पे 10%, 15%, इस तरीके से अलग अलग टैक्स लगेगा. तो इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया कि डिपेंडिंग ऑन योर इनकम, जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा टैक्स लगेगा. यानी अगर किसी की इनकम कम है तो उस पर कम टैक्स या जीरो टैक्स लगेगा, और जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करती जाएगी तो टैक्स जितना देना है वो भी इंक्रीज करता चला जाएगा. बात समझ पा रहे हैं? यही मतलब होता है प्रोग्रेसिव का, यानी विद इंक्रीज इन इनकम, एज योर इनकम इज गोइंग टू इंक्रीज, वैसे वैसे टैक्स पेएबल इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज. कम इनकम पे कम टैक्स, ज्यादा इनकम पे ज्यादा टैक्स. ओके, यही चीज है आपके पर्सनल इनकम टैक्स में. अगर मैं कॉर्पोरेट टैक्स की बात करूं, सो सी गाइस, अकॉर्डिंग टू अकाउंटेंसी एंड कॉमर्स, हम फर्म को, बिजनेस को एक एंटिटी की तरह लेकर के चलते हैं. जैसे आप और हम एंटिटीज हैं, राइट. सिमिलरली हम फर्म को भी एक एंटिटी लेते हैं. गेटिंग माय पॉइंट. तो आपका मेरा पैन कार्ड बनता है, फर्म का भी अपना एक पैन कार्ड होता है. ओके, तो फर्म जो इनकम कमाएगी,
फर्म क्या इनकम कमाएगी? फर्म का प्रॉफिट। फर्म जो प्रॉफिट कमाएगी उस पर जो वो टैक्स देगी वो कहलाएगा कॉर्पोरेट टैक्स। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रिलायंस की बात करूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज की, ओके, तो मुकेश अंबानी इज चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, वी ऑल नो, ठीक है। तो मुकेश अंबानी की रिलायंस ने कुछ पैसे कमाए, ठीक है, और मुकेश अंबानी ने भी कुछ पैसे कमाए। मुकेश अंबानी अपनी इनकम, जो उनकी पर्सनल इनकम है, उस पे वो पर्सनल इनकम टैक्स देंगे, और रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो इनकम होगी उस पे रिलायंस इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेट टैक्स देगी, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री, जो रिलायंस कंपनी है, वो इन द आईज ऑफ लॉ एक डिफरेंट एंटिटी है, ठीक है। मुकेश अंबानी अपनी पर्सनल इनकम पे टैक्स देंगे जो कि इनकम टैक्स कहलाएगा, और फर्म अपनी इनकम पे, अपने प्रॉफिट पे अलग टैक्स देगी जो कि कॉर्पोरेट टैक्स में आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। 25% है न्यू रेजिम के हिसाब से। एनीवे, उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स। अगर मैं कैपिटल गेन टैक्स की बात करूं, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सीजीटी के तहत, मैं आपको कैपिटल गेन टैक्स समझाता हूं। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी इन द ईयर 2020 एंड द रेट ऑफ प्रॉपर्टी वाज, आपने इसको 10 लाख रुपीस में कोई प्लॉट खरीद लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपने इस प्रॉपर्टी को सेल आउट किया या आपने परचेज किया था, ओके। आपने इस प्रॉपर्टी को सेल आउट किया 2025 में फॉर 1 CR, ठीक है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, राइट। सो आपने खरीदा था 10 लाख में, सेल आउट किया 1 CR में। आपने इस ट्रांजैक्शन को अगर आप गौर से देखें तो आपकी जो कैपिटल है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर गई 90 लाख से, 90 लाख आपके कैपिटल की वैल्यू बढ़ गई। आपने कैपिटल को गेन किया है, यस और नो। इस ट्रांजैक्शन में एक्चुअली यू आर गेनिंग कैपिटल। कितनी कैपिटल आपने लगाई थी? 10 लाख, और अब कैपिटल कितनी हो गई जो आप इसको सेल कर रहे हैं? 1 CR। सो यू आर एक्चुअली गेनिंग कैपिटल हियर, राइट गाइस। व्हेन यू आर गेनिंग कैपिटल तो उस पर गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है। कितने पे लेगी? आपने कितनी कैपिटल गेन करी है? यहां पर आपने 90 लाख गेन किया है। क्योंकि आपने 90 लाख गेन किया है तो गवर्नमेंट आपसे जो टैक्स लेगी वो 90 लाख पर लेगी, और ये टैक्स कहलाएगा कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल आपको प्रॉपर्टी का दिया, ये किसी भी एसेट पे हो सकता है। मान लीजिए आपने स्टॉक खरीदे 5 लाख के, अब स्टॉक आप सेल कर रहे हो 15 लाख के हैं। हो सकता है आप 1 साल के अंदर सेल कर रहे हो, शॉर्ट टर्म में सेल कर रहे हो, तब भी आप कैपिटल तो गेन कर रहे हो 10 लाख, तो इस पे भी लगेगा कैपिटल गेन टैक्स। यानी आपका कैपिटल गेन टैक्स शॉर्ट टर्म यानी कि 1 ईयर और लेस देन दैट, एज वेल एज लॉन्ग टर्म, दोनों ही ट्रांजैक्शन पर लगता है। कैपिटल गेन टैक्स इज अप्लाइड ऑन बोथ द ट्रांजैक्शन, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और अगर आप इसको थोड़ा लॉजिकली देखिए तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का तो कैपिटल गेन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आपने कैपिटल गेन करी अगर अपने किसी भी ट्रांजैक्शन में, तो आप लायबल हैं उस पर टैक्स देने के लिए, जो कि कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट गाइस। नेक्स्ट टाइप ऑफ टैक्स जो मैंने एग्जांपल दिया था, एक है आपका वेल्थ टैक्स। ये 2015 में अबॉलिश हो चुका है, अंडर द रेजिम ऑफ मोदी गवर्नमेंट ये अबॉलिश हो गया है। दिस वाज अबॉलिश्ड इन, ये खत्म कर दिया गया है 2015 में, राइट। ये आपकी टोटल वेल्थ पे लगता था। आपके पास टोटल कितनी प्रॉपर्टीज है, कितना स्टॉक है, कितने बॉन्ड्स हैं, कितना गोल्ड है, कितना बैंक बैलेंस, ओवरऑल अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करते हैं जो गवर्नमेंट ने रख रखी है तो आप पे टैक्स लगता था, बट नाउ इट इज अबॉलिश्ड, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए डायरेक्ट टैक्सेस के, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया कि डायरेक्ट टैक्सेस होते क्या है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। ओके गाइस, अब हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। और इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड
सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको जीएसटी बोलते हैं। गाइस, जीएसटी आने से पहले 2017 में, उससे पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे इंडिया में। हर स्टेट में अलग अलग टैक्सेस थे। सो मेनी टैक्सेस, इतने सारे टैक्सेस थे कि उनको एक साथ या उनका प्रॉपर ट्रैक रखना बहुत ज्यादा टफ था, टीडियस था। ठीक है, इसीलिए इन सारे टैक्सेस को सबमर्ज करके गवर्नमेंट एक टैक्स लाई, कॉमन टैक्स लाई, जिसको कि हम जीएसटी या गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है। नेक्स्ट टर्न में इनडायरेक्ट टैक्सेस को या नेक्स्ट वीडियो में इनडायरेक्ट टैक्सेस को थोड़ा डिटेल में ऑब्जर्व करेंगे। थैंक यू। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स।